हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ए2 में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बच्चों ध्वनि के गुण के बारे में। एक बात बता दें, इसके पिछले वीडियो में हमने ध्वनि का 2 गुण बात किया था। आज हम बात करने वाले तीसरा गुण यानी अतिस्वर ओवरटोन के बारे में। अगर आप पहला गुण और दूसरा गुण को यदि मिस कर रहे हैं तो ये दोनों गुण इसी चैनल के प्लेलिस्ट में डाला गया है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके ठीक पिछले वीडियो का, जिसमें हमने 2 गुण बताया था, उसका लिंक डाला गया। आप वहाँ जाके पहले उस 2 गुण का अध्ययन कर लीजिए ताकि आपका तीसरा गुण आराम से समझ में आए। पहला गुण क्या था, एक बार सारांश में हम आपको बता देना चाहते हैं बच्चों कि इसमें जो पहला गुण बताए थे, हम बताए थे ध्वनि की तीव्रता के बारे में, या फिर उसको कह सकते हैं आयाम के बारे में। आयाम, यदि आयाम बढ़ेगा तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ेगी, यदि आयाम घटेगा तो उस ध्वनि की तीव्रता घटेगी। ठीक है ना। और ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं या फिर माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर में मापते हैं। और दूसरा गुण में हम चर्चा किए थे ध्वनि की आवृत्ति की, फ्रीक्वेंसी की। ध्वनि की आवृत्ति क्या है, यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति तेज हो या फिर अधिक हो तो उस ध्वनि का क्या पता चलेगा, तो वह ध्वनि का मधुर या कर्कश होने का पता चलेगा, यानी वह ध्वनि कितनी मधुर है और कितनी कर्कश है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बच्चों अतिस्वर या ओवरटोन क्या है, ध्वनि का ओवरटोन या अतिस्वर क्या है। तो ध्यान से समझिए। कहा गया है कि जब किसी ध्वनि का आवृत्ति समान हो, यानी 2 ध्वनि का, हम बात कर रहे 2 ध्वनि, किसी 2 ध्वनि की यदि आवृत्ति समान हो या फिर उसका आयाम समान हो, आवृत्ति और आयाम दोनों क्या हो, समान हो, तो उस स्थिति में हम उस दोनों ध्वनि के बीच के अंतर को हम जिससे मापेंगे वही क्या कहलाएगा, अतिस्वर कहलाएगा। यानी इसका परिभाषा हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 ध्वनि के बीच, 2 ध्वनि के बीच अंतर को पता करने के लिए जिसकी सहायता ली जाती है उसे ओवरटोन कहते हैं, उसे अतिस्वर कहते हैं, अतिस्वर कहते हैं, जिसमें दोनों ध्वनि का आवृत्ति और आयाम, आवृत्ति और आयाम क्या हो, समान हो। यानी कह सकते हैं बच्चों कि जब 2 ध्वनि के बीच हम अंतर पता करने के लिए यदि उस ध्वनि का, दोनों ध्वनि का आवृत्ति क्या हो, बराबर हो, और आयाम क्या हो, बराबर हो। आवृत्ति को हम जो है फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसका मापक हर्ट्ज, ठीक है, जबकि आयाम को हम डेसिबल में मापते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था, डेसिबल में मापते हैं। यानी जब किसी 2 ध्वनि की आवृत्ति यानी हर्ट्ज और डेसिबल दोनों क्या हो, समान हो, तो उस हालात में 2 ध्वनि के बीच के अंतर को पता करने के लिए हम अतिस्वर ओवरटोन की बात करते हैं। अब सिंपल भाषा में ओवरटोन समझ सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है, अगर हमारी आवाज़ को, ये अभी जो हम बोल रहे हैं ये हमारी ओरिजिनल आवाज़ है, वास्तविक आवाज़ है, और जब इसी आवाज़ को जिस
ध्वनि से अभी हम आपको समझा रहे हैं, सेम उसी आवाज़ को, सेम फ्रीक्वेंसी यानी समान आवृत्ति और समान आयाम का अगर आवाज़ मेरा कॉपी किया जाए, ठीक है ना, किसी डिजिटल के थ्रू, ठीक है ना, या रिकॉर्डिंग किया जाए और मेरे बोलने के जगह उस कंप्यूटर से बोलवाया जाए, तो आपको उस ध्वनि मतलब मेरे द्वारा बोली गई ओरिजिनल साउंड और डबिंग साउंड के बीच के अंतर को आप कैसे पता कीजिएगा? तो ओवरटोन से। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो बीच बीच में मेरा कोई ओवरटोन होगा, जैसे बात बात में हम किसी चीज़ को दोहराते हैं उसको कहते हैं ओवरटोन, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब है कि अगर पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी का अगर आवाज़ डबिंग किया जाए यानी कॉपी करके अगर रिकॉर्डिंग करके सुनाया जाए, तो आप उस दोनों की आवाज़ को कैसे कन्फर्म होइएगा कि कौन सा ओरिजिनल साउंड है और कौन सा डुप्लीकेट साउंड है? तो ध्यान रखिए बच्चों, ओवरटोन की मदद से, अतिस्वर की मदद से, ठीक है ना। किसकी मदद से? ओवरटोन की मदद से। जैसे नरेंद्र मोदी की एक अपनी आवाज़ होती है, भाइयों एवं बहनों, इस प्रकार की जो उनकी टोन है, इसी टोन से आप पहचान सकते हैं। ओवरटोन मतलब किसी वास्तविक के द्वारा दोहराया गया, यानी किसी को देखिएगा ना तो वह बात बात पर एक बात को, एक आवाज़ को वह रिपीट करता रहता है, उसी रिपीटेशन को क्या कहते हैं? ओवरटोन, अतिस्वर कहते हैं। ओके, अतिस्वर समझ में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रतिध्वनि की। चौथा गुण देखिए इसका, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि किसको कहते हैं? प्रतिध्वनि, चौथा गुण देखिए प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि ध्यान से समझिए, प्रतिध्वनि किसको कहते हैं? यानी यह ध्वनि का गुण है जब कोई ध्वनि किसी सतह से टकराकर वापस हमको सुनाई दे, ठीक है ना। जब कोई ध्वनि टकराकर वापस हमको सुनाई दे तो उस ध्वनि को हम कहते हैं प्रतिध्वनि। उस ध्वनि को क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि, या फिर कह सकते हैं ध्वनि का परावर्तन, ठीक है। यानी इसको परिभाषित कर सकते हैं, जब कोई ध्वनि किसी सतह से टकराकर सुनाई दे तो उस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। उस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखिए, आपको प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए, ठीक है ना, आप जो ध्वनि का आप प्रतिध्वनि सुनना चाहते हैं तो जिस सतह से वो ध्वनि टकरा रहा है उस सतह से आपको 16.5 मीटर यानी 16.5 मीटर की दूरी पर रहना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए यह कोई सतह है, ठीक है ना, ये कोई सतह है और यहाँ कोई लाउड स्पीकर बज रहा है, ये मान लीजिए लाउड स्पीकर है, यहाँ कोई लाउड स्पीकर बज रहा है, तो यहाँ से लाउड स्पीकर से निकलने वाली ध्वनि इससे टकराएगी और टकराने के बाद जब यहाँ कान तक पहुँचेगी, या मान लीजिए कान है, कान यह कान तक पहुँचेगी तो इससे हमारा कान यानी हमारी दूरी कितना होना चाहिए? ये डिस्टेंस 16.5 मीटर का होना चाहिए। यानी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए सतह से कितना दूर खड़ा होना पड़ेगा, तो स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए आपको सतह से 16.5 मीटर की दूरी पर खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके आपको उसका ध्वनि का प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देगा। आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ,
प्रतिध्वनि का जो उपयोग है ना, आप इसके उपयोग को ध्यान से समझिए और उपयोग इसका लिख लीजिए। प्रतिध्वनि का उपयोग जो है वह चमगादड़ करता है, चमगादड़, ठीक है ना। प्रतिध्वनि का उपयोग कौन करता है? चमगादड़ करता है, डॉल्फिन करता है, डॉल्फिन करता है, और सोनार, सोनार में होता है, ठीक है ना। इस सब में प्रतिध्वनि का इस्तेमाल करता है। चमगादड़ प्रतिध्वनि का इस्तेमाल करता है अपने शिकार को करने के लिए, डॉल्फिन इस्तेमाल करता है अपने शिकार को करने के लिए, और सोनार जो उपयोग करता है प्रतिध्वनि को, वह गर्त में छुपे किसी पत्थर पहाड़ के टुकड़े को पता करने के लिए, ठीक है ना। और प्रतिध्वनि का इस्तेमाल बहुत जगह होता है, जैसे कह सकते हैं कि जब कोई शरीर के अंदर बीमारी होती है, उस बीमारी का जांच करने के लिए भी प्रतिध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, ध्यान रखिए, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए आपको सतह को खुरदरा करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ प्रतिध्वनि हमको सुनाई नहीं दे, इस रूम में पैक है, हम बोल रहे हैं, तो यदि हमारी प्रतिध्वनि इसमें गूंज रही है तो क्या करना है, तो प्रतिध्वनि जिस सतह से टकराएगी ध्वनि, उस सतह को पहला नंबर खुरदरा करना है। क्या कर देना? खुरदरा। खुरदरा करने से प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती है, यदि उस सतह से ध्वनि का परावर्तन नहीं होगा। दूसरा बात है कि सतह पर चादर टांग दीजिए। चादर टांग देने से उस सतह से ध्वनि का परावर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। या फिर थर्मोकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस सतह पर थर्मोकोल लगा दीजिए, आराम से कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रतिध्वनि समझ में आ गया। प्रतिध्वनि को लिख लीजिए। आगे बताते हैं उसका व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या है, या ध्वनि का विवर्तन बता देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, बात कर लेते हैं ध्वनि का विवर्तन, पांचवा गुण। पांचवा गुण, ध्वनि का विवर्तन। ध्वनि का विवर्तन, पहले समझिए ध्वनि का विवर्तन किसको कहते हैं, ठीक है ना। यानी ध्वनि तरंग का मार्ग बदलना या मुड़ जाना। ध्वनि तरंग का यानी जो ध्वनि निकल रही है, जैसे हम बोल रहे हैं तो इससे ध्वनि निकल रही है, अगर यह ध्वनि तरंग निकल रही और यह तरंग मुड़ जाएगा, तो इसी मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। लिख देते हैं, ध्वनि तरंग का मुड़ जाना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। विवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। ध्वनि तरंग का क्या होना? मुड़ जाना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। ध्यान दीजिए बच्चों, ध्वनि तरंग का जो विवर्तन होगा वह प्रकाश तरंग से अधिक होगा। नोट में लिख लीजिए, यही सवाल पूछता है। ध्वनि का विवर्तन प्रकाश से क्या होता है? अधिक होता है। ध्वनि का विवर्तन क्या होगा? प्रकाश से ज़्यादा होगा। ध्यान से समझिए, आपको पता होगा कि प्रकाश में हम आपको बता चुके हैं कि प्रकाश जब भी निकलती है तो सीधी रेखा में निकलती है। प्रकाश जब भी निकलती है तो सीधी रेखा में निकलती है, ठीक है। ध्यान से समझिए, जैसे यहाँ टॉर्च है, इस टॉर्च से प्रकाश निकलेगी तो सीधे जाएगी। कहाँ जाएगी? सीधे जाएगी। लेकिन ध्वनि अपना मार्ग बहुत ज़्यादा बदलता है। ध्यान से समझिए कैसे। मान लीजिए कि हम जब किसी को पुकारते हैं या किसी से बात करते हैं तो ऐसा थोड़े है कि जब हमारे मुंह से ध्वनि निकल रही है तो सीधा एकदम जाएगी, या फिर कहेंगे
कि हम इस डायरेक्शन में इधर से ध्वनि निकाल रहे हैं, रे बाबू इधर का आदमी इधर आके सामने खड़ा हो जाओ तब हमारी ध्वनि सुनाई देगी, ऐसा थोड़े है, ऐसा नहीं है। हमारी ध्वनि सीधे भी जा रही है, हमारी ध्वनि इस साइड भी जा रही है, हमारी ध्वनि इधर भी जा रही है, पीछे भी जा रही है, सामने दाहिना बायां सब दिशा में जा रही है, ठीक है ना। हमारी ध्वनि सबसे अधिक विवर्तित होती है, इसकी जो तरंग है वह सभी दिशा में मुड़ती है। बात समझ रहे हैं? यानी हम जो बोल रहे हैं ना, इस साइड वाला भी आदमी सुनेगा, इस साइड वाला भी आदमी सुनेगा, और सामने का भी सुनेगा, पीछे का भी आदमी सुनेगा। क्यों? क्योंकि ध्वनि में विवर्तन सबसे अधिक होता है। ऐसा थोड़े है कि जब हम सामने इस डायरेक्शन में बोल रहे हैं, हम अपनी ध्वनि इधर छोड़ रहे हैं तो सिर्फ इधर का ही आदमी सुनाई दे, यानी सीधे जाए प्रकाश की तरह। ऐसा प्रकाश में देखें, जब टॉर्च जलाते हैं तो सीधा निकल के जाता है, इधर जाता है प्रकाश की किरण नहीं, इधर जाता है प्रकाश की किरण नहीं। जब हम ध्वनि बोलते हैं, ध्वनि से ये तरंग जो निकल रहा है, यह तरंग सभी दिशा में फैलता है। इसी को कहते हैं उसका विवर्तन, ध्वनि का विवर्तन। समझ में आई? तो ध्वनि में विवर्तन, अब देखिए विवर्तन कम करने के लिए क्या करते हैं, मुंह पर हाथ रख के तब बोलते हैं ताकि दूर तक जाए, और ऐसे रुकावट देते हैं ताकि इस डायरेक्शन में ध्वनि कम जाए, और ऐसे कहते हैं आगे जाता है। बात समझ में आए? तो ध्वनि का विवर्तन समझ में आए? आप एक ही चीज़ याद रखिए, ध्वनि का विवर्तन प्रकाश के विवर्तन से अधिक होता है। तो विवर्तन किसको कहते हैं? तो ध्वनि तरंग के मुड़ जाने की घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं, और इसमें विवर्तन सबसे अधिक होगा। तो विवर्तन ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ गए काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्यतिकरण, ध्वनि का व्यतिकरण। ध्वनि का व्यतिकरण किसको कहते हैं? व्यतिकरण, ध्वनि का व्यतिकरण किसको कहते हैं? इसका परिभाषा लिख सकते हैं पहले। जब ध्वनि तरंग की आवृत्ति या आयाम कुछ समय के लिए अधिक या कम हो जाए तो इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं, व्यतिकरण, ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। ध्यान से समझिए, हम बोले हैं कि जब ध्वनि तरंग कुछ समय के लिए बहुत अधिक हो जाए या बहुत कम हो जाए, तब जो ये घटना घटेगी इसको क्या कहते हैं? ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। यह होता कैसे है? इसमें दो ध्वनि, कितना ध्वनि? दो ध्वनि आपस में क्या करेगा? मिल जाएगा। जब दो ध्वनि आपस में मिल जाएगा तब उस समय जब ये मिलेगा तो उस समय दोनों की या तो आवृत्ति और या तो आयाम कुछ पल के लिए क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जिस पल के लिए, जितने समय के लिए उस दोनों ध्वनि की आवृत्ति समान हुई है, तो उस समय या तो उस ध्वनि की आवाज़ बिल्कुल बढ़ जाएगी, आवृत्ति बढ़ जाएगी, या फिर बिल्कुल घट जाएगी। ठीक है ना? जैसे देखिए ध्यान से, मान लीजिए यहाँ बॉक्स, ये बॉक्स और यहाँ बॉक्स है, यह बॉक्स है, ये साउंड है।
ये भी साउंड है, इससे भी ध्वनि निकल रही है, इससे भी ध्वनि निकल रही है, यहाँ से भी ध्वनि निकल रही है, यहाँ से भी ध्वनि निकल रही है, ठीक है ना, यहाँ से ध्वनि निकल रही है, समझिए, डीजे, ठीक है ना। अब इसकी ध्वनि इधर टकराएगी और इसकी ध्वनि इधर टकराएगी, यानी दोनों की ध्वनि आपस में क्या होगी, टकराएगी। दोनों की ध्वनि यानी दोनों स्पीकर से निकलने वाली ध्वनि आपस में क्या होगी, टकराएगी। तो उस टकराने के दरमियान जब दोनों की आवृत्ति यानी इधर से जो निकल रही है और इधर से निकल रही है, दोनों की आवृत्ति कुछ समय के लिए क्या हो जाए, समान हो जाए। यानी जब इसकी आवृत्ति समान हो जाएगी, दोनों ध्वनि की समान आवृत्ति हो जाएगी, तो उस स्थिति में अचानक ध्वनि क्या होगा, या तो ध्वनि बढ़ जाएगा या तो ध्वनि घट जाएगा। अचानक या तो ध्वनि बढ़ जाएगा या तो ध्वनि क्या होगा, घट जाएगा। इसी घटना को हम क्या कहेंगे, ध्वनि का व्यतिकरण कहेंगे। तो होशियार लोग क्या करते हैं, इसको बजाने से पहले देखिएगा दोनों को मुंह विपरीत दिशा में घुमा देते हैं, यानी एक साउंड ये और एक साउंड ये, ऐसे नहीं बजाते हैं। देखिएगा कभी भी तो एक को इधर घुमा देंगे, दूसरे को इधर घुमा देंगे, ठीक है ना, यानी एक की साउंड इधर जाएगी, दूसरे की साउंड इधर जाएगी। दोनों एकदम समान डायरेक्शन में नहीं बजाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर दोनों को समान डायरेक्शन में देख के बजाएंगे तो कभी ना कभी उसकी आवृत्ति कुछ समय के लिए समान हो जाएगी। यदि उसकी आवृत्ति कुछ भी समान के लिए होगी बराबर, तो निश्चित रूप से या तो एक के बार आवाज़ करेगा ज़ोर से, या तो कुछ पल के लिए एकदम बंद हो जाएगा। ऐसी त्रुटि बजाते समय ना हो, तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखते हैं और साउंड को बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए। आगे टॉपिक है, इसी को अध्यारोपण भी कहते हैं। आगे टॉपिक बात करते हैं, पहले इसी को लिख लीजिए। आइए बच्चों, इस वीडियो को यहीं तक, ध्वनि के हम सभी पांचों गुण के बारे में आपको बता दिए। नेक्स्ट ध्वनि के और भी अलग कॉन्सेप्ट के लिए हम अगले वीडियो का डाल देंगे, आप इसको देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रहने दीजिए, फिर मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के ढेर सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी समझ में आया हो थोड़ा सा भी, तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में दबा के शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ल रहे, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। फिर मिलेंगे ध्वनि के अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। हाँ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करते रहिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए।